इस फील्ड से जुड़ा रहा हूं या फिर ऑप्शन या फिर दोस्तों से बात करके या फिर आपसे टेलीग्राम ग्रुप में बात करके जो भी मुझे एक ब्रॉड जनरलाइजेशन मिला है मैं वो आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। इतना ही मेरा प्रयास है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। पहली चीज ना, ऑप्शनल में एक विवाद का मुद्दा रहता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है ना कि आपको पता है कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अलग अलग ऑप्शनल चुनने की उसको आज़ादी है, जो भी ऑप्शनल्स दिए होते हैं। तो उनमें पेरिटी लाने के लिए उनमें एक तरह से बैलेंस बनाया जाए, समानता लाया जाए, इसलिए स्केलिंग किया जाता है ताकि किसी ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा ना हो, किसी ऑप्शनल में बहुत कम ना हो। ये हुआ स्केलिंग का कॉन्सेप्ट। अब आता है क्या बीपीएससी में स्केलिंग होता है। तो मैंने देखा था एक आरटीआई के जवाब में बीपीएससी ने कहा था कि हम स्केलिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो रॉ मार्क्स टीचर ने प्रोवाइड कर दिया है वही रॉ मार्क्स स्टूडेंट को मिलेगा, यानी कि किसी भी तरह की स्केलिंग का फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया जाएगा। जो टीचर ने दे दिया वो दे दिया, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पहला। दूसरा होता है कि यार मार्किंग में एक और चीज़ होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि पीएफआईआर का पेपर है या हिस्ट्री का पेपर है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होगा ना वो 50 नंबर का होगा, यहाँ 25 होगा। एक क्वेश्चन ना 50 नंबर का होता है। तो ऐसे में क्या होगा, एक क्वेश्चन 50 होने से दिक्कत ये आती है कि क्या आपके पास उतना बड़ा कंटेंट है या उतना बड़ा कंटेंट नहीं है। जैसे कि न्यूक्लियर पे क्वेश्चन आया था 65th बीपीएससी में, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, या 64th का ही हम लेते हैं कि एक क्वेश्चन था राजा राम मोहन रॉय पे पीएफआईआर में। तो राजा राम मोहन राय के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके पास उतनी थॉट है, आपके पास उतना मटेरियल है या नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को मेरे अनुसार थोड़ा बेनिफिट होगा अगर आप 25 नंबर वाला जिनमें आता है क्वेश्चन, जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो उसमें इंटू 2 करेंगे ना तो उनके पास उतना मटेरियल हो जाएगा। बट इसके साथ भी ये है कि अगर आपके पास 50 नंबर का मटेरियल है तो एक और फायदा है कि आपका जो हर डायमेंशन है ना वो कवर हो जाता है। तो जब सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे तो ये बेनिफिट होगा कि टीचर को ये लगेगा कि हाँ सारे डायमेंशंस कवर्ड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने का। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा आपके मार्किंग स्कीम में, बहुत माइनर असर हो सकता है, वेरिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, बट नॉट अ मेजर डील, राइट। मैपिंग, देखिए जैसे ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, इनमें ना मैपिंग का स्कोप होता है, और आपको पता है अगर मैप आपने सही से दर्शा दिया तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो लेकिन 0 भी मिल सकता है। तो अब यहाँ पे उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है। तो यहाँ पे चांस है कि हाँ अदर ऑप्शंस की बजाय वो अपना मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और आपने 63वीं बीपीएससी में ये देखा भी होगा कि किस तरह से मार्क्स ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में कितने हाई मार्क्स आए भी हुए हैं। यहाँ पे मैं एक आरटीआई का जवाब दिया गया था जिसमें ये देख सकते हैं आप 19 मई 2020 का। तो उसमें दिखाया गया किस ऑप्शनल में और किस पेपर में कितने हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स थे। हाईएस्ट को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। जैसे कि जीएस 1 में 218, जीएस 2 में 188, संस्कृत में 200, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 204, हिस्ट्री में 223, एलएसडब्ल्यू में 193, ज्योग्राफी में 199, हिंदी लिटरेचर में 199, सोशियोलॉजी में 190 और मैथमेटिक्स में 185। तो आप एक जनरल पैटर्न देख सकते हैं कि अब यहाँ पे पीएसआईआर का नहीं है, मैंने देखा था उसका भी पीएसआईआर का 161 था हाईएस्ट मार्क्स। अब इस पे भी बात करेंगे क्यों था और इस बार क्या हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ज्योग्राफी की मार्किंग है 199 मार्क्स आए हुए हैं, और हिस्ट्री में तो काफ़ी अच्छा आया हुआ है 223, और ये रैंक 1 जो पर्सन थे उनका था, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद होता है ना कि ऑप्शनल की स्टाइल थोड़ी अलग होती है लिखने की। जैसे अगर आप पीएफआईआर के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उसमें अगर इंडिया यूएस रिलेशन आता है ना, तो अगर आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें नॉर्मल आप बातें लिखेंगे, जो भी होगा कि H1B वीजा का इशू है, ट्रेड का इशू है, या फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, सिर्फ इनको मेंशन कर देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन उन फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पे किसी स्कॉलर का क्या कहना है ये लिखना पड़ेगा आपको पीएसआईआर के आंसर में। जैसे कि
सी राजा मोहन का क्या ओपिनियन है, H1B पे हर्षवी पंत का क्या मानना है, राकेश सूद का क्या मानना है, ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो ये खुद एक स्कॉलर हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं, एस जयशंकर, तो इनका आपको पता है चाइना और यूएस पे इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज है, तो इनको आपको पहचानना होगा कि वो कौन से स्कॉलर हैं जिनको कहाँ फिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल में करना पड़ेगा। हिस्ट्री में भी बात आती है, ज्योग्राफी में भी आएगी, सारे ऑप्शन, सोशियो में तो बहुत, सोशियोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा है। स्ट्रक्चर भी मैटर करेगा। देखिए, सेम कंटेंट डालने वाले अलग अलग व्यक्ति का स्ट्रक्चर, अगर बढ़िया से स्ट्रक्चरिंग आपने की है, स्ट्रक्चर का मेरा मतलब है कि अगर कंसिस्टेंसी दिख रही है, एक फ्लो दिख रहा है आपके आंसर में, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, यहाँ फ्लो बहुत मैटर करेगा। जीएस का अगर यूपीएससी का 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां बहुत मैटर नहीं करता है, आपने सब हेडिंग हेडिंग डाला, पॉइंट लिखा, काम खत्म। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर और फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड राइटिंग मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, बट इतना होना चाहिए कि एलिजिबल हो, वो टीचर को पढ़ने में आ जाए, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेंगे, उनको तो हर कॉपी का फिक्स्ड पैसा मिलना है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और भी बिंदु पे बात करते हैं, जैसे कि अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। जैसे अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये एक मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है और मुझे पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितनी मार्किंग हुई है, बस लोगों का फीडबैक, लोगों की बातें सुन करके या फिर डिस्कशन सुन करके जो मुझे मिला है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे एलएसडब्ल्यू में अगर आपने देखा होगा तो 63वीं में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन 64वीं में बताया जाता है कि देयर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट। और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मार्क्स बढ़े हैं लोगों के, तो इसमें आप श्योर रहें। दूसरा सब्जेक्ट आता है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें तो 161 मार्क्स मिले थे 63वीं में, तो ये तो बहुत कम था। मुझे लगता है कि इतना कम तो किसी ऑप्शनल में नहीं मिला होगा, और यही कारण है कि मुझसे कई लोग पूछते रहे हैं कि क्या पीएसआईआर को छोड़ दूं या पीएसआईआर बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, वो एक पर्टिकुलर ईयर था, आप ऐसा नहीं है कि पीएसआईआर को छोड़ दें या फिर अगली बार नहीं आएगा मार्क्स। डिपेंड करता है कि उस साल कितने लोग बैठे थे। जैसे अगर आप पीएसआईआर देखेंगे तो 63वीं में सिर्फ 3 रूम में, बताया जा रहा था कि सिर्फ 3 ही रूम में, छोटे छोटे रूम्स में बच्चे थे, हार्डली 120-130 बच्चे होंगे। तो जाहिर सी बात है, सैंपल साइज जब आपका छोटा होगा तो मार्क्स भी लाने की पॉसिबिलिटी भी तो उसी तरह होगी। आप हिस्ट्री का देखिए, एलएसडब्ल्यू का देखिए, ज्योग्राफी का देखिए, मतलब इनसे 5, 6, 7, 8 गुना लोग ज्यादा बैठते हैं। तो और हाईएस्ट जो मार्क्स है ना, वो सिर्फ एक व्यक्ति का दर्शाता है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का आ गया 200 और बाकी का एवरेज अगर 160 में जा रहा है, तो ये भी तो अच्छा नहीं है, बट हमें यहां पता नहीं है। ठीक है, और 64वीं में इसका इंप्रूवमेंट काफी हुआ है। मैं एक पोल देख रहा था, जो ग्रुप बनाया गया है इसके लिए, 64th बीपीएससी के लिए, तो उसमें अराउंड 12%, 10%, 13% इसके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हैज ऑलवेज बीन एन एवरग्रीन सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली इन स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। जैसे कि यूपी पीसीएस देखेंगे आप, धड़ल्ले से रिजल्ट होता है, बीपीएससी देखेंगे यहां भी धड़ल्ले से रिजल्ट होता है, और अभी आपको दिखाया भी मैंने 199 इनका हाईएस्ट था। और दिस ट्रेंड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड दिस टाइम ऑल्सो। आप देखेंगे कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। 64वीं में भी बहुत ज्यादा ज्योग्राफी के लोग सेलेक्ट होंगे, मेरा अनुमान है अराउंड 20%। कारण है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, मैपिंग सेक्शन को कुछ तो स्टूडेंट्स करेंगे ही, अच्छा सब लोग नहीं कर पाएंगे, और सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है जो लोग कर देते हैं मोस्टली, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। फिर मैंने बताया कि 25x2 इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है, तो उनके पास चॉइसेस भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं, और कंटेंट भी कम है तो मैनेजेबल हो जाता है। उसके बाद थोड़ा साइंटिफिक नेचर का सब्जेक्ट भी है, जैसे अगर क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी और ये सब पोर्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ उसमें काफी साइंटिफिज्म है, और ऐसे क्वेश्चंस में ना मार्क्स कटने का स्कोप बहुत कम रहता है कंपेयर टू, अब मैं यहाँ किसी सब्जेक्ट को नीचा नहीं दिखा रहा, बट कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस अगर आप देखेंगे तो उसमें किसी पर्टिकुलर चीज पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे ओपिनियन पूछ लिया जाता है,
तो अब किस व्यक्ति का क्या ओपिनियन है थोड़ा वैरी करेगा, तो अब यहाँ थोड़ा सा लक का बात आ जाता है, बट स्टिल अगर आप मैनेज करें तो नंबर उसमें भी लोग गेन किए हैं। तो ज्योग्राफी का तो मुझे लगता है कि यस, ये बहुत अच्छा करेगा इस बार भी। उसके बाद आता है कि पबेड एंड एंथ्रो, इनका ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्मेंस रहा है और अराउंड 5 to 6% मुझे लगता है ये पोल में मैं देख रहा था, अराउंड 5 to 6% लोगों ने, एक सैंपल साइज था जिसमें वोट किया था कि दे आर फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। फिलॉसफी से काफ़ी कम लोग अपीयर हुए थे, तो अराउंड 3% पीपल इसमें भी सेलेक्ट हो रहे हैं। बट देखिए 3% और 20% देख के आपको नहीं डरना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो आप देखे होंगे ना सेंटर पे कि कितने लोग इस सब्जेक्ट से हैं और कितने लोग ज्योग्राफी या अदर एलएसडब्ल्यू या हिस्ट्री से हैं। मतलब ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉल साइंस, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिससे सबसे, और हिंदी लिटरेचर, इनसे सबसे ज्यादा लोग अपीयर होते हैं। तो अगर मैं किसी अदर सब्जेक्ट की परसेंटेज कम बता रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस सब्जेक्ट में कम रिजल्ट्स हुए हैं, बल्कि ये है कि प्रोपोर्शनेटली उसमें कम लोग बैठे हैं। अब देखिए जैसे एक सोशियोलॉजी बच गया, सोशियोलॉजी का भी परफॉर्मेंस बताया जा रहा है अराउंड पॉलिटिकल साइंस रहेगा। लास्ट टाइम आपने देखा था 190 हाईएस्ट था और इसका भी पेपर ठीक ठाक आया था और मुझे लगता है ये भी सब्जेक्ट बूम करेगा और सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है इस बार। और कुछ ऑप्शनल्स है ना, जैसे जिनमें काफी कम लोग बैठते हैं, जैसे कि साइंस के ऑप्शनल्स हो गए इंक्लूडिंग मैथ्स, बहुत कम लोग बैठते हैं। लिटरेचर हो गया, हिंदी को अगर छोड़ दे तो बहुत कम लोग बैठते हैं अदर लिटरेचर में, ठीक है। तो अब इनके देखिए, लेकिन साइंस सब्जेक्ट का फायदा ये है ना कि जब यहाँ पे स्केलिंग हो नहीं रही है और आपका अगर प्रिपरेशन बढ़िया है, जैसे ऊपर मैंने दिखाया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 200 प्लस मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका ये, मैं तो 56 से 59 में एक व्यक्ति का देख रहा था, उस समय 200 नंबर के पेपर होते थे, ऑप्शनल के 2 पेपर होते थे और प्रति पेपर का 2 पेपर होता था हर सब्जेक्ट के। तो एक व्यक्ति को 200 में 195 मिला था मैथमेटिक्स में। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने मैथ्स बहुत बढ़िया कर दिया या इंजीनियरिंग में बहुत बढ़िया कर दिया, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का 63वीं में जो रैंक 2 है, परहैप्स उनका स्कोर 239 है, आप क्रॉस चेक कर लेंगे, बट 239 आउट ऑफ 300, मतलब विच इज अ वेरी डिसेंट स्कोर, ठीक है। रैंक 2 थी उनकी। तो ये देख सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स का कितना फायदा होता है। तो अगर आपको पता होगा ना कि आपने कैसा पेपर लिखा है, तो आप उस अनुसार अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और बात आती है कि जब हम पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कितना मार्क्स प्रति क्वेश्चन हम गेन कर सकते हैं। सी, अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है और आपने मतलब बहुत ही बढ़िया लिख दिया है, तो मुझे लगता है कि आप 40 तक ला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लिखने वाले को 35 से 40 मार्क्स मिलना चाहिए पर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी का अगर आप आंसर लिखेंगे, जैसे जिनके 223 240 जा रहे हैं, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं उनके प्रति क्वेश्चन कितने मार्क्स मिले होंगे। और जिन्होंने अच्छा लिखा होगा, जो सेलेक्ट होंगे, वो 30 से 35 लाए होंगे मेरे अनुसार, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन में होंगे उनका 30 से 35 पर क्वेश्चन होगा। और जो लोग 25 प्रति क्वेश्चन लाए होंगे ना, 25 सी, बहुत ही हार्ड रियलिटी है कि वेरी लेस चांस कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपके तो 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 ही बनेंगे। और आप, मुझे नहीं लगता है किसी व्यक्ति का 150 पे लाने पे सिलेक्शन होगा अनटिल कि वो बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ना कर दिया हो पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। तो ये रहा। देखिए 160-65 भी लाने वाले लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं, फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, बट उनका इधर का पेपर अच्छा होता है जो पेपर 1 और पेपर 2 है। और रैंक अगर आपको लानी है तो मुझे लगता है 180 प्लस अगर आपका मार्क्स है ऑप्शनल में, तो आपको बहुत अच्छा रैंक मिलेगा, बहुत ही अच्छा रैंक मिलेगा, ठीक है। बाकी के 2 पेपर्स में प्रोवाइडेड कि आपने अच्छा किया हो। एक और बात आती है कि मीडियम का क्या फ़र्क पड़ेगा, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम। सी, इस पे मैं एक बहुत ही एक्सटेंसिव वीडियो बनाया हूं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जहां तक बीपीएससी का सवाल है ना, यहां पे इसका कोई मैटर ही नहीं है। आप हिंदी से हो, अंग्रेजी से हो, आप दोनों ही माध्यमों में
अंक पा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं इतना ही कंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर आपको पता करना है कि हाँ आपका कितना मार्क्स आएगा, तो आप कतई ये ना देखें कि आपने कितने नंबर ऑफ पेजेस लिखे हैं। एक डिसेंट होना चाहिए। मेरा मानना है कि कम से कम 25 से 28 पेज तो आपने लिखा ही होगा। 25 कम से कम, 25 से कम पेज अगर आप लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो कंटेंट है उसमें कमी आएगी। तो 25 पेज तो कम से कम आपने लिखा होगा। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि आपने लिखा है, तो ऊपर मैंने बताया था कि कितना स्पेशल आंसर लिखा है। स्पेशल आंसर का मेरा मतलब है कि बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट के साथ। जैसे अभी मैंने कहा हर्षवी पंत, सी राजा मोहन, या फिर अगर मान लीजिए आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने कोट किया है कि नहीं, जैसे कि दरखिम है, इमाइल दुर्खिम, या फिर वेबर हैं, तो इन लोगों को आपने ये तो बड़े थिंकर हो गए। इन बड़े थिंकर के साथ साथ जो छोटे छोटे कमेंटेटर्स होते हैं ना, उनको भी, जैसे अगर आप मान लीजिए कास्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कास्ट सिस्टम में रजनी कोठारी को कोट किया कि नहीं। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे ज्योग्राफी के हैं तो कॉपेन आते हैं। तो इस तरह के हर सब्जेक्ट के ना अपने कुछ स्कॉलर्स होते हैं, उनकी बातें लिखनी होती है। अगर आप अपने मन की बात लिखेंगे तो फिर वो जीएस का आंसर हो जाता है। तो मैंने एक ओवरऑल यहाँ ब्रीफ करने की कोशिश की है। और अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो हैज़ बीन इंफॉर्मेटिव, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका रिजल्ट